नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 की भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 नाम की जो बुक आती है उसके सेकंड चैप्टर की। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में था उसको 4 वीडियोज के माध्यम से कंप्लीट कर लिया है। अब राजा, किसान और नगर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें बहुत सी बातें मैं आपको ऐसी ऐड करते बताता चलूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, इसके अलावा पीजीटी, यूपीएससी यानी स्टेट सिविल सर्विसेज या नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम के लिए भी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधे ही यदि मैं इस बुक को पढ़ाने लग जाऊंगा तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनेगा। बहुत सी बातें सभी प्रकार के विद्यार्थियों के ऊपर से निकल जाएंगी, क्योंकि इसमें न्यू एनसीईआरटी अलग तरीके की किताबें हैं। इसमें बहुत सारे फैक्ट्स नहीं दिए गए हैं, कुछ बातें समझाने का प्रयास किया गया है। वो बातें मैं आपको विस्तार से जरूर समझाऊंगा, लेकिन जो जरूरी बातें मैं महसूस करता हूं कि ऐड करनी चाहिए उनको ऐड करते हुए मैं आपको इस पाठ को समझाने का प्रयास करूंगा। पिछले चैप्टर में हमने हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत की थी, और हड़प्पा सभ्यता में जो नगरीय हड़प्पा सभ्यता है या जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता है, जिसे वास्तव में आप वास्तविक हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, उसका कालखंड है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक का काल। ये उसका कालखंड है। अब यहाँ इस चैप्टर में हम डायरेक्ट आ गए हैं 600 ईस्वी पूर्व में। तो इसके बीच के काल के दौरान क्या होता है ये आपको जानना जरूरी है। जब तक आप इतिहास को आपस में कनेक्ट नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। न आपको डेट्स याद रहेंगी, न आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, न आपको ये लगेगा कि कौन से मिट्टी के बर्तन किस कालखंड से जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें आपको समझने का प्रयास जरूर करना है, तभी याद रहेगा। अब 1900 ईस्वी पूर्व के बाद में हड़प्पा सभ्यता का पतन की शुरुआत होती है। लगभग आप मान सकते हैं कि 1800 ईस्वी पूर्व के बाद में हड़प्पा सभ्यता के जो शहर हैं, जैसे आपने कुछ शहरों के नाम पिछले चैप्टर में सुने भी होंगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा, इस प्रकार के शहर, उन शहरों का पतन धीरे धीरे हो जाता है। 1800 ईस्वी तक आते आते मान लीजिए कि उनका पतन लगभग हो जाता है। अब 1800 ईस्वी पूर्व के बाद में लगभग 1000 से 1200 सालों तक के भारत में आपको, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की मैं बात कर रहा हूं, साथ में आप पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी मानते हुए चलिए, उसके अंदर आपको किसी भी प्रकार के कोई नगर दिखाई नहीं देते, शहर इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। 1800 ईस्वी पूर्व के बाद में लगभग 1000 से 1200 सालों तक का समय ऐसे ही बीत जाता है, और भारत में, या भारतीय उपमहाद्वीप आप कह दीजिए, इसके अंदर नगरों के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। फिर दोबारा नगरीकरण की शुरुआत होती है, या तो आप कह सकते हैं 7वीं शताब्दी के अंत में, या 600 ईस्वी पूर्व में, 6ठी शताब्दी में आप कह सकते हैं। यहाँ फिर से नगरों की चर्चा आती है, और यहाँ जो लिपियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो तो पढ़ी भी जा चुकी हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो भावचित्रात्मक लिपि है उसको तो पढ़ा नहीं जा सका है। तो फिर से ये दूसरा नगरीकरण का काल आता है। इसको द्वितीय नगरीकरण बोलते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन। द्वितीय नगरीकरण का काल है ये, यानी फिर से हमें शहर देखने को मिलते हैं। यहाँ बहुत सी जरूरी बातें आपके दिमाग में फिट बैठनी चाहिए, या आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न उठने चाहिए कि नगरीकरण, ऐसे बीच में नगरीकरण गायब कैसे हो गया, या फिर से नगरीकरण का काल कैसे आ गया, नगरीकरण ऐसे कैसे शुरू हो जाता है। नगर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। कुछ जरूरी बातें मैं आपको बता दूं और इसको मैं मिटा देता हूं। नगर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है तैत्तिरीय आरण्यक। अब आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये क्या है, उसके लिए मेरे चैनल पे आपको वैदिक सभ्यता में एक टॉपिक मिलेगा, वैदिक साहित्य, उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। यानी हर वेद के साथ जुड़े हुए हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, उसमें ही आपको आरण्यक मिल जाते हैं। तो तैत्तिरीय आरण्यक, इसमें सबसे पहले नगर शब्द का उल्लेख हमें मिलता है यदि हम भारत के इतिहास की बात करें तो। हड़प्पाई नगरों का मैं आपको बता रहा था 1800 ईस्वी पूर्व तक बना रहता है उनका अस्तित्व, फिर उसके बाद में नगर दिखाई नहीं देते, फिर द्वितीय नगरीकरण का काल आता है। अब ये जो द्वितीय नगरीकरण है ये पहले नगरीकरण की तुलना में भिन्न कैसे है, क्या अंतर है इसमें, पहले नगरीकरण में और दूसरे नगरीकरण में क्या अंतर है। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो शहर दिखाई देते हैं और यहाँ अब 600 ईस्वी पूर्व में आपको गंगा नदी की घाटी में जो शहर दिखाई देते हैं उनमें मुख्य तौर पर क्या अंतर है। एक तो अंतर है धातु का, आप देखते जाइए और समझते जाइए बातों को। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं पाठ लाइन बाइज लाइन अभी पढ़ाना शुरू कर दूं और 10 मिनट में आधा पाठ खत्म कर दूं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, और यदि आपको कोई ऐसे पढ़ाता है तो उसमें कोई मतलब भी नहीं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो एक तो जो नए शहर हैं उनमें अंतर है धातु का। जैसे हड़प्पा सभ्यता में धातु इस्तेमाल होती थी तांबा और कांसा, या खासतौर से कांसा नाम आ जाता है तो तांबा तो इसमें शामिल ही है, तांबे प्लस टिन से ही कांसा बनता है। यहाँ धातु कांसे की जगह कौन सी प्रयुक्त होने लगी, लोहा। हड़प्पा सभ्यता में लोहा नहीं था, ये आपको याद रखना है। दूसरा, मिट्टी के बर्तन।
मृदभांड। यहां पर नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन हमें दिखाई देते हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल अलग हैं, और यहां पर हमें दिखाई देते हैं NBPW, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। इसको कहते हैं उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड। अब आपको मृदभांड हर प्राचीन चैप्टर में, आपको प्राचीन भारत के हर चैप्टर में आपको मिट्टी के बर्तनों के बारे में जानना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मृदभांड संस्कृति, आगे आप हिस्ट्री 360 लिख के सर्च कर लेना, आपको मेरा एक वीडियो मिलेगा, वो आपके हर कालखंड में काम आएगा। उसके बारे में जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर उत्तरी काले चमकीले मृदभांड हमें दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ हमें मुद्रा का प्रयोग यहां पर दिखाई देता है, सिक्कों का प्रयोग। पहले जो नगरीकरण था हड़प्पा सभ्यता का, उसमें आपको धातु लोहे की जगह कांसा दिखाई देती है या तांबा दिखाई देती है। मिट्टी के बर्तन वहां पर चित्रित धूसर मृदभांड चलते हैं। दूसरे प्रकार के मिट्टी के बर्तन यहाँ पर NBPW यानी उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड या चमकीले मृदभांड कह सकते हैं। हालांकि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे इसका जो पहले वाला, तभी आप समझ पाएंगे कि ये उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड का मतलब न तो सिर्फ ये उत्तर भारत में मिलते हैं, उत्तरी नाम से यदि कोई ये समझे कि ये उत्तरी भारत में मिलते होंगे, ऐसा नहीं है। न सिर्फ ये काले हैं, बहुत से दूसरे रंगों में भी ये मिलते हैं। तो इसके लिए इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको मृदभांड संस्कृति वाला जो मेरा वीडियो है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर अलग प्रकार के हमें मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, साथ ही हमें मुद्रा का प्रयोग देखने को मिलता है, सिक्कों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये दूसरा जो नगरीकरण का काल है, ये पहले नगरीकरण के काल से इस प्रकार से भिन्न है। अब ये नगरीकरण संभव कैसे हुआ? जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि 1800 ईस्वी पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के शहर लगभग नष्ट हो जाते हैं या वहां से लोग पलायन कर जाते हैं, और फिर बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व में हमें दोबारा नगर देखने को मिलते हैं। तो इस बीच के काल में नगर क्यों नहीं है, और अचानक ये नगरीकरण संभव कैसे हुआ? नगरीकरण कब संभव हो सकता है, शहर कब बन सकते हैं? पहली बात तो उसमें जनसंख्या ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो अनाज का उत्पादन है वो अधिशेष होना चाहिए। यदि सभी व्यक्ति इतना ही अनाज उगा पाते हैं जिससे उनकी जरूरतें पूरी हो सकें, तो ये बताइए कि कोई व्यक्ति दूसरे प्रकार का काम कैसे करेगा? कोई कारीगर कैसे बनेगा? कोई शिल्प का काम कैसे करेगा? क्योंकि सभी व्यक्ति यदि खेती करके अपने भोजन के लिए ही जुटे रहेंगे तो दूसरे प्रकार के काम कैसे होंगे? तो जब अनाज अधिक पैदा होने लग जाता है, यानी एक व्यक्ति जिसको साल में जितने अनाज की जरूरत है उससे कहीं ज्यादा यदि अनाज वो उत्पादित करता है, तो वो उस अनाज को दूसरे व्यक्तियों को दे सकता है, बेच सकता है, और वो जो दूसरे व्यक्ति हैं वो अन्य प्रकार के काम कर सकते हैं, उनको खेती करने की आवश्यकता नहीं है, और अन्य प्रकार के कामों को करते हुए जो धन कमाते हैं उस धन के माध्यम से वो अनाज खरीद सकते हैं। तो अनाज का अधिशेष जरूरी है, यानी खेती में इतना उत्पादन होना चाहिए कि व्यक्ति खुद के अलावा अन्य लोगों का पेट भरने में भी सक्षम हो, यानी वो अनाज अपना बेच भी पाए, इतना अनाज उसके पास होना चाहिए। तभी जनसंख्या में व्यक्ति दूसरे प्रकार के काम कर सकते हैं, उससे ही व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा, उद्योग धंधों का विकास होगा, लोग नए नए शिल्प कारीगरी के काम कर पाएंगे। और फिर एक बात आती है, थोड़े से सिक्कों का भी एक सहायता मिलती है। यदि सिक्कों का निर्माण हो जाता है, मुद्रा का यदि शुरुआत हो जाती है, तो व्यापार में लेन देन में आसानी हो जाती है, उससे भी शहरों में सहायता मिलती है, शहरों के बढ़ने में। हालांकि हड़प्पा सभ्यता में बिना सिक्कों के भी हम देखते हैं कि वहां पर शहरीकरण था। तो ये कुछ बातें हैं। तो ये नगरीकरण क्यों संभव हुआ? क्योंकि गंगा नदी की घाटी में, अब जो मैं बात बता रहा था आपको कि नगरीकरण क्यों संभव हुआ, गंगा नदी की घाटी में लोहे का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। लोहे के हल, फावड़े, लोहे का फाल, इस प्रकार की, जिससे खेती करना आसान हो गया। जंगलों को काटना, बड़े एरिया में खेती करना, फसल को काटना, ये बहुत ही आसान होने लग गया, और इससे अनाज का उत्पादन बढ़ गया। और अनाज का इस अधिशेष उत्पादन के कारण कुछ लोग हैं वो अन्य प्रकार के काम करने लग गए। तो इस प्रकार से कुछ जो गांव हैं वो बड़े नगर, धीरे धीरे नगर बने, फिर बड़े नगर, महाजनपद, जनपद, उसके बारे में भी अभी चर्चा आएगी। मैं आपको सारी चीजें जैसे जैसे इस चैप्टर में जो बातें आएंगी उसके बारे में मैं आपको बताता चलूंगा। तो उससे जन से जनपद बने, फिर महाजनपद बने, तो इस प्रकार से नगरों का विकास शुरू हो जाता है। तो ये दूसरा नगरीकरण का काल है। अब ये कालखंड में आपको थोड़ा सा दोबारा समझा देता हूं कि इस दौरान बीच में क्या होता है। 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व आपको देखने को मिलेगी हड़प्पा सभ्यता। फिर उसके बाद में, इसके बाद का जो कालखंड है 1900 से 1300, उसको
परवर्ती हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस कालखंड के दौरान बीच में या हड़प्पा कालखंड के दौरान भी भारत के कई हिस्सों में आपको ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां भी देखने को मिलते हैं। वो संस्कृति अलग क्यों है? क्योंकि उसमें तांबे का प्रयोग तो होता है और वो हड़प्पा में भी होता था, लेकिन उनकी मिट्टी के बर्तन, उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति अलग प्रकार की है, तो वो अलग संस्कृतियां मानी जाती हैं। फिर आपको याद रखना है कि 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक आपको देखने को मिलती है वैदिक संस्कृति, या इसको ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, ऋग्वैदिक काल। और 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी पूर्व तक का ये जो 400 सालों का समय है, इसको उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है, उत्तर वैदिक काल में अन्य जो वेद हैं या जो अन्य प्रकार के जो ग्रंथ हैं, उनकी वैदिक ग्रंथ हैं, उनकी रचना होती है। लिखित में उनका विवरण अभी आया नहीं है, वो बाद में आएगा, उसके बारे में भी चर्चा होती रहेगी। तो ये कालखंड आपको याद रखने हैं। और 600 ईस्वी पूर्व से शहरों का विकास है जो आपको देखने को मिलता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से शहरों का निर्माण होता है। अब शुरुआत होती है लिपि की। यहां से आपको एक चीज और समझनी होगी कि ये जो हड़प्पा सभ्यता वाला काल है, ये वाला जो काल है, मैं इसमें दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। यहां पर लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता में हमने देखा कि लिपि थी लेकिन पढ़ी नहीं गई। फिर ये जो काल आता है हड़प्पा सभ्यता के बाद में 1900 से लगभग 700 या 600 ईस्वी पूर्व तक आप मान सकते हैं, इस कालखंड के दौरान यहाँ पर लिपि नहीं है। 7वीं शताब्दी में कुछ अवशेष जरूर मिलते हैं ब्राह्मी वगैरह के, लगभग आप मान सकते हैं 600 ईस्वी पूर्व तक। इस कालखंड के दौरान लिपि नहीं है। लिपि का विकास शहरों से खास तौर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब शहर होंगे, बड़ी काफ़ी सारी जनसंख्या होगी, लोग व्यापार करेंगे, तो उनको अपने व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए या टैक्स जो राजा वसूल करते हैं उनका हिसाब किताब रखने के लिए उनको कोई लिपि जरूर चाहिए, ताकि वो लिखित में सामग्री लिख सकें। तो ये जो दोबारा नगरीकरण का काल आता है, यहाँ फिर से हमें कुछ लिपियां देखने को मिलती हैं, जैसे ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि का हम खासतौर से नाम लेंगे। मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि है। भाषा और लिपि के बारे में भी आपको थोड़ा सा एक मैं बात समझा देता हूँ कि यहाँ पर कुछ नाम आएंगे और विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपको नाम मिलेंगे ब्राह्मी, खरोष्ठी, प्राकृत, पाली, इस प्रकार के और भी बहुत सारे नाम मिलेंगे, लेकिन ये नाम है। अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियां हैं, लिखने के काम आती हैं। प्राकृत और पाली भाषाएं हैं। भाषा और लिपि में मैंने आपको पिछली वीडियो में अंतर भी बताया था कि ब्राह्मी और खरोष्ठी ये तो आपकी लिपियां हैं और प्राकृत और पाली ये भाषाएं हैं। फिर अब हम थोड़ा सा चैप्टर की शुरुआत करते हैं, और चैप्टर की शुरुआत करते हुए जो भी जरूरी चीज़ें आएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। ये कुछ बातें मुझे लगी कि आपको बतानी जरूरी है, थोड़ा थोड़ा जो आपके दिमाग में बैठ गया है। यदि अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो आप चैप्टर पढ़ते पढ़ते कुछ बातें आपके दिमाग में जरूर समझ में आ जाएंगी। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। यहाँ लेखन की बजाय मैं रचना शब्द का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि कुछ ही विद्वानों, भले ही मान लीजिए, बाकी अधिकांश विद्वानों का यह मानना है, और चूंकि हमें अवशेष भी नहीं मिलते हैं वैदिक काल में। वैदिक काल को मैंने आपको बताया दो भागों में, 1500 से 1000 और 1000 से 600। तो आप 1500 से 600 ईस्वी पूर्व का जो समय है, इस पूरे को आप वैदिक काल कह सकते हैं, जिसको मैंने उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दो भागों में बांटकर अभी आपको बताया था। इस काल के दौरान हमें लिपि का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है, कोई अवशेष नहीं मिलता है। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनके पास कोई लिपि थी, लेकिन वो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों पर लिखी जो कि आने वाले समय में नष्ट हो गई और उनके अवशेष हमें नहीं मिले हैं। लेकिन उस बात का अधिकांश विद्वान खंडन करते हैं और वो कहते हैं कि इनकी भाषा, ये मौखिक तौर से जो वेद हैं या अन्य प्रकार के जो ग्रंथ हैं, मौखिक तौर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करते रहते थे, लेकिन इनके पास लिपि नहीं थी, यानी इनको किसी भी प्रकार की लिपि की जानकारी नहीं थी। और हड़प्पाई लिपि यहाँ पर 1800 ईस्वी पूर्व के बाद में आपको एक तरह से कह सकते हैं कि वो लुप्त हो गई थी। तो हमें वैदिक काल में कोई लिपि देखने को नहीं मिलती, तो आप कह सकते हैं कि ऋग्वेद की रचना की गई। बाद में इनको, काफी वर्षों बाद में इनको लिपिबद्ध किया गया है, बाद में इनको लिखा गया है। पहले ये मौखिक परंपरा पर चलते थे, गुरु अपने शिष्यों को या पिता अपने पुत्रों को बताते जाते थे, आगे वाली पीढ़ियों को रटाते जाते थे, और इस प्रकार से क्रम चलता जाता था। उत्तर भारत,
दक्कन का पठार, आप चित्र में देख सकते हैं दक्कन का पठार कहाँ है। तो दक्कन का पठारी क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई, यानी ऐसी बस्तियां जहां पर लोग खेती करते थे। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं, यानी उन लोगों की बस्तियां जो कि जानवर चराते थे। ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी यानी 1000 ईस्वी पूर्व के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिलते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ चित्र भी दिखाऊंगा। ये 1000 ईस्वी पूर्व से लगभग 100 ईस्वी या आप कह सकते हैं लगभग 200 ईस्वी तक हमें इस प्रकार की जो महापाषाणी संस्कृति है उसके अवशेष दिखाई देते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, 100 ईस्वी पूर्व नहीं ईस्वी तक, यानी लगभग 1100-1200 साल का ये जो समय है, इस दौरान हमें महापाषाण संस्कृति देखने को मिलती है। महापाषाण का मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थरों की बनी हुई कब्रें, बहुत बड़े बड़े पत्थर कब्रों के अंदर, कब्रों के ऊपर लगे हुए हमें देखने को मिलते हैं। इसको मेगालिथिक कल्चर भी बोलते हैं। तो ये खास तौर से तो हमें दिखाई देता है दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, वहाँ पर खास तौर से हमें महापाषाणी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी मिलते हैं आपको। और मध्य भारत और उत्तर भारत की बात करें तो कुछ इलाकों में जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान के अरावली क्षेत्र में, यहाँ पर भी हमें महापाषाणी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। तो महापाषाण नाम किससे आया है कि बड़े बड़े जो पत्थर हैं, पाषाण का मतलब पत्थर है, उनकी बनी हुई कब्रें, और वहाँ पर साथ में उनकी संस्कृति से जुड़ी हुई बात है लोहे का इस्तेमाल, बड़े पैमाने पर लोहे का इस्तेमाल करते थे। उनकी कब्रों में भी हमें लोहे के औजार वगैरह देखने को मिलते हैं। तो वो महापाषाणीय संस्कृति है। तो भारत में शवों के अंतिम संस्कार के लिए, मैंने आपको बताया ना कब्रों से संबंधित है ये नाम, नए तरीके सामने आए जिन्हें महापाषाण के नाम से विख्यात पत्थरों या ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियारों को भी दफनाया गया था। व्यक्तियों के साथ कब्रों में इनको भी दफनाया गया है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। यानी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से 600 ईस्वी पूर्व से हमें, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 600 ईस्वी पूर्व से हमें नए प्रकार के आरंभिक राज्य, यानी पहली बार हड़प्पा सभ्यता के बाद में हमें विस्तार से इस प्रकार के राज्य देखने को मिलते हैं, साम्राज्य देखने को मिलते हैं, और रजवाड़ों का यानी राज परिवार देखने को मिलते हैं, राजवंश देखने को मिलते हैं, जिन्होंने भारत के कई हिस्सों में, खास तौर से हम मगध की यहाँ पर बात करेंगे, वहाँ पर शासन संभाले। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। कौन से परिवर्तन थे? ये जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं ये वो क्यों हुई, शहरीकरण क्यों हुआ, मैंने आपको बताया था अभी। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से पता चलता है कि किस प्रकार से कृषि की जो उपज है वो ज्यादा हुई, फिर उसको संगठित किया गया। यानी कोई भी राजा भी शासन कैसे संभालेगा जब लोगों के पास जो पर्याप्त मात्रा में धन हो या पर्याप्त मात्रा में अनाज हो जो वो राजा को दे सके, और राजा उसके बदले में लोगों को भर्ती कर सके शासन चलाने के लिए, एक सेना की भर्ती कर सके, तभी तो कोई राजा जैसा कोई कॉन्सेप्ट बन सकता है। यानी लोगों के पास अनाज अधिक होगा तभी वो कर दे सकते हैं। लोग व्यापार करेंगे खेती की चिंता किए बिना, किसी प्रकार का शिल्प करेंगे, कोई उद्यम करेंगे, उससे उनको जो कमाई होगी उसमें से वो टैक्स दे सकते हैं, तभी कोई राजा अस्तित्व कर सकता है, तभी वो कोई बड़ी सेना बना सकता है, अपना अच्छा प्रशासन चला सकता है। तो ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। बहुत सारे नए शहर हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे त्रिपिटक में एक दीर्घ निकाय है, और बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में हम बात करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। उसमें 60 शहरों के बारे में जानकारी दी गई है। कुछ बड़े महत्वपूर्ण शहरों के नाम हैं जैसे राजगृह है, श्रावस्ती, कौशाम्बी, चंपा, इस प्रकार के बड़े शहर थे। इनको आप महानगर की तरह मान सकते हैं। और छोटे छोटे तो बहुत सारे शहर विकसित हो गए थे। तो ये शहरीकरण का काल था, और पूरे भारत में आपको अधिकांश स्थानों पर इस प्रकार के शहर देखने को मिलते हैं। और लगभग पूरे उपमहाद्वीप में इसीलिए यह लिखा गया है कि नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। यानी कैसे हुआ ये विकास, इसका आकलन करने के लिए उस काल के अभिलेख, उस काल के जो ग्रंथ लिखे गए, उस काल के जो सिक्के हैं, उस काल के जो चित्र मिले हैं, उन सब का अध्ययन करते हुए ये सारे स्रोत हैं जिसके माध्यम से ये जानकारी मिलती है कि उस काल में क्या क्या घटनाएं हुई, कौन शासन करता था, लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनकी जानकारी हमें इनसे मिलती है।
जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे कि यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है। यानी जो विकास की पूरी कहानी है उसको साल दर साल समझना चाहें या हर चीज के बारे में जानना चाहें तो इतनी जानकारियां तो उपलब्ध नहीं है। प्राचीन काल में इतने हमें जो ग्रंथ हैं या जो इतिहास लेखन की जो कलाएं हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती कि रजवाड़ों का या लोगों का इतिहास क्रमबद्ध रूप से किया गया हो। ऐसी विस्तार से जानकारियां हमें नहीं मिलती हैं। अब यहाँ पर जो मैं ऊपर यहाँ पर खाली जगह में लिख रहा था, यहाँ पर एक चित्र था जो कि अभिलेख है सांची में लगभग 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का, यहाँ पर था वो। इसका चित्र मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये जो PDF है यहाँ पर कुछ चित्र गायब मिलते हैं, वो मैं बुक से फोटो खींचकर यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो इसको आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं प्रिंसेप और पियदस्सी। प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप के लिए लिखा गया है जिन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। यानी इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और 1830 के दशक में, हालांकि सही चीज यही है, वैसे डेट आपको बताऊं तो किताबों में लिखा रहता है 1837 में इसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। यानी 1830 के दशक में लगातार पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, तो इन्होंने काफी दिनों में प्रयास करते हुए ब्राह्मी और खरोष्टी को पढ़ने में सफलता प्राप्त कर ली। और पियदस्सी अशोक के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है बहुत सारे अभिलेखों में, और शुरुआत में तो वो समझ ही नहीं पाए कि ये पियदस्सी कौन है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में अशोक नाम के एक प्रतापी राजा के बारे में जिक्र है, लेकिन यहाँ शुरुआत में जो अभिलेख मिले उन सभी अभिलेखों में पियदस्सी या देवनाम पियदस्सी इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलता है। देवनाम प्रियदर्शी है, इसको आप पियदस्सी भी लिख सकते हैं, जैसा कि सही नाम तो यही है, पियदस्सी इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। तो शुरुआत में तो पता नहीं चलता था कि ये कौन सा राजा है देवनाम पियदस्सी, और अशोक से बाद में जो बौद्ध ग्रंथ हैं या ये जो अभिलेख हैं उनसे तुलना करते हुए अनुमान लगाया गया कि हाँ ये अशोक ही हैं, जिनका जिक्र बौद्ध धार्मिक ग्रंथों में किया गया है, जिसका जिक्र हमें श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है उनमें जो जिक्र मिलता है वही अशोक है ये। और बाद में जब 1915 में जो मास्की वाला अभिलेख मिला, मास्की गुजरात जैसे कई अभिलेख है ना जिनमें इसका नाम मिलता है अशोक, वैसे तो हम अशोक लिखते हैं, यहाँ पर जो सही नाम है वो तो यही है। सामान्यतः हम अशोक नाम प्रचलित है तो पुस्तकों में भी अशोक लिख दिया जाता है, वैसे अशोक है जो इस पर उसके ऊपर लिखा हुआ मिला है, हालांकि वो लिपि दूसरी है लेकिन उसका उच्चारण इसी प्रकार से होता है अशोक। तो फिर ये क्लियर हो गया कि ये जो देवनाम पियदस्सी है या अकेला पियदस्सी लिखा है, ये जो सम्राट अशोक हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों में जिस प्रतापी राजा का जिक्र है ये वही है। तो 1830 के दशक में भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति होती है। 1830 के दशक में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। जो शुरुआती अभिलेख हमें मिलते हैं भारतीय इतिहास के, खासतौर से अशोक के काल से संबंधित, उसमें या मौर्य काल के सिक्कों में या उसके बाद के सिक्कों में हमें जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का वर्णन मिलता है उसको पढ़ना आसान हो गया और इन लिपियों का उपयोग प्रारंभिक सिक्कों और अभिलेखों में किया गया था। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। यानी ऐसा राजा, इसका पियदस्सी का मतलब वैसे तो होता है प्लीजेंट टू बिहोल्ड, यानी जिसको निहारना सुखद हो, यानी जिसका दर्शन मांगलिक हो। तो ऐसे मनोहर मुखाकृति वाले राजा के बारे में लिखा गया है, इसका अर्थ है ये। और कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक मिलता है, और वो अशोक भी कहाँ कहाँ मिलता है आपने कई बार इतिहास में यदि पढ़ा है तो। हालांकि कक्षा 12 के विद्यार्थियों से तो मैं इतनी उम्मीद नहीं रखता क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटे हैं, इतना उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन शायद 10वीं की बुक में आता है कि जो अभिलेख हमें दिखाई देते हैं मास्की, कुछ अभिलेख हैं जैसे मैं नाम बता देता हूँ, मास्की, गुर्जरा या इसको गुर्जरा भी बोलते हैं, मास्की, गुर्जरा, या इसके अलावा उदयगोलम एक अभिलेख है। इसके अलावा एक और है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद निठुर है, वो भी कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में है बेल्लारी में, वो दूसरा भी कर्नाटक में है। मास्की और गुर्जरा, ये मास्की भी कर्नाटक में है, गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ से जो 4 अभिलेख मिले हैं इनमें अशोक नाम मिलता है। तो ये भी प्रश्न बनते हैं कि किन अभिलेखों में, खासतौर से तो मास्की और गुर्जरा के बारे में ही पूछा जाता है कि इनका नाम अशोक लिखा हुआ मिलता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। बौद्ध ग्रंथों में इनका जिक्र इसलिए भी किया गया है क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। ये जो लिपियां पढ़ी गई और इन लिपियों के पढ़ने के माध्यम से अशोक के अभिलेख पढ़ लिए गए, उससे भारतीय इतिहास को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के विभिन्न भाषाओं में
पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में इतिहास यानी जब वो लिपियां जो पढ़ ली गई हैं उसके बाद का काल, लेखन कला जहां पर शुरुआत हो जाती है, उसके बाद का काल इतिहास में आता है। उससे पहले आद्य इतिहास जहां लिपि है लेकिन पढ़ी नहीं गई है, उससे पहले जहां लिपि है ही नहीं वो प्री हिस्ट्री यानी प्राक इतिहास में आते हैं। तो ये ऐतिहासिक काल है, उसके बारे में जानकारी तैयार हो गई। अब यहाँ पर अशोक हैं, आप डायरेक्ट पहुंच गए हैं मौर्य काल में। अब मौर्य काल से पहले भी कुछ, मौर्य वंश से पहले भी कुछ वंश रहे हैं। मगध के बारे में अभी हम जिक्र करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है या जो नंद वंश है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बीच में कुछ कट कर दूंगा। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। यानी ये जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, नए शहरों का उदय हुआ है और जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, इनमें आपस में क्या संबंध था, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इसमें संबंध तो थे लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। यानी ये जो राजनीतिक परिवर्तन है और सामाजिक और आर्थिक विकास है, इनके बीच में क्या सीधा संबंध था। हालांकि डायरेक्ट संबंध तो सत्यापित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी आपस में जुड़ाव थे। और उसके संबंध में मैंने आपको बताया भी किस प्रकार से नगर राज्यों और राजनीतिक परिवर्तनों और जो कृषि का अधिक उत्पादन है उससे नगरों के निर्माण से संबंधित और उससे साम्राज्यों के निर्माण से संबंधित थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया था। अब है प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद। इनके बारे में जानने से पहले हम दाईं तरफ अभिलेख के बारे में पढ़ लेते हैं कि अभिलेख क्या है। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, खुदाई करके लिखे होते हैं। किसी पत्थर पर या किसी ईंट पर भी लिखे हो सकते हैं या किसी धातु पर जैसे तांबे पर या लोहे पर उनकी पट्टिकाओं पर लिखे हुए हो सकते हैं, किसी बर्तन पर लिखे हो सकते हैं। वो बर्तन धातु का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। तो अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप तथा विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। यानी जो भी राजा या व्यक्ति इन अभिलेखों को तैयार करवाते हैं, उनमें उनके वो जो क्या काम करते हैं, उनकी उपलब्धियां क्या है या वो क्या सोचते हैं, उनके कोई विचार हैं, उन्होंने कोई नए नियम बनाए हैं, उनके बारे में जानकारी होती है। या उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रशस्तियां हो सकती हैं कि उन्होंने क्या नए काम किए, क्या कोई नए युद्ध जीते उन्होंने या कोई नई प्रकार की नियमावली उन्होंने बनाई है। इनमें राजाओं की क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। यानी वो क्योंकि वो प्राचीन है और खुदे हुए हैं तो उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन भी संभव नहीं है, तो एक प्रमाणिक स्रोत माना जाता है इतिहास का अभिलेखों को। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। अब ये चीज आपको समझने का प्रयास करना है कि या तो वहां पर डेट दी गई है, अगर डेट्स नहीं भी दी गई हैं तो भी जानकारी कैसे मिल पाती है कि वो अभिलेख कितना पुराना है। डेट भी ऐसा तो दिया नहीं गया है वहां पर कि 600 ईस्वी पूर्व में लिखा गया है। डेट मिलती हैं जैसे बौद्ध ग्रंथ से संबंधों के आधार पर कि अशोक का जो राज्याभिषेक है वो बुद्ध की मृत्यु के कितने वर्षों बाद होता है, या ये जो अभिलेख है वो बुद्ध ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में लिखा है या 13वें वर्ष में लिखा है। तो वो आपस में डेट मैच करनी होती है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनका महापरिनिर्वाण कब हुआ, वो डेट फिक्स करके फिर उसके आधार पर निकाला जाता है कि अशोक ने शासन कब संभाला, अशोक ने कौन सा अभिलेख कब कहाँ पर स्थापित किया। तो ऐसे वो डेट्स निकालने का प्रयास करते हैं। फिर जो डेट वहां पर दी ही नहीं गई है, यानी ये लिखा ही नहीं गया है कि अशोक के काल के कौन से वर्ष में या कब किस राजा ने दिया गया है, तो उसकी डेट कैसे निकालते हैं, तो उसमें लिपि का अध्ययन किया जाता है। लिपि हमेशा सेम नहीं थी, उसमें बदलाव होता रहता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, मैं भी एक चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा। उदाहरण के लिए लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर ए इस प्रकार से लिखा जाता था और 500 ईस्वी में यह इस प्रकार से लिखा जाता था। यानी 750 साल में ये जो ए अक्षर है उसको लिखने का जो तरीका है वो बदल गया। अभी मैं आपको एक और चित्र भी दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से बदलाव हुए अक्षरों के अंदर। ये देखिए, ब्राह्मी के कुछ अक्षरों का विकास। 3री शताब्दी ईस्वी में कै को ऐसे लिखा जाता है, फिर अगले 100-200 साल में वो ऐसे हो जाता है, फिर आगे 100-200 साल में यानी पहली से 3री शताब्दी ईस्वी में ऐसा हो जाता है, 4थी से 6ठी शताब्दी ईस्वी में ऐसा और 7वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी में ऐसा। यानी लगभग 1000-1200 वर्षों में कै अक्षर है वो ब्राह्मी लिपि में इस प्रकार से बदलाव आ जाता है।
कुछ कुछ बदलाव यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा नीचे टेढ़ा दिखाई देगा, यहाँ से बिल्कुल नीचे से इसका सीधा है, दाईं तरफ से थोड़ा सा इस प्रकार से मुड़ा हुआ है। तो ये जो बदलाव है इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि कै अक्षर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तय अक्षर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो मतलब ये शुंग वंश के दौरान यानी दूसरी से पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान लिखा हुआ अभिलेख हो सकता है। तो इस प्रकार से अभिलेखों के बारे में, उनकी डेट के बारे में, कभी वो लिखे गए होंगे, उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। तो पहले मैं इसको कट कर देता हूँ। देखिए मैंने अभी पढ़ाया तो एक भी पेज नहीं है, और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, एक पेज पढ़ाया नहीं है अभी और घंटा हो गया आधा। तो देखिए इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, जो भी जानकारियाँ बीच में मुझे ऐसा लगता है कि देनी चाहिए वो मैं ऐड करने का प्रयास करता हूँ, वरना मुझे खुद को ही ऐसा संतुष्टि नहीं होती कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट के तौर पर ये सोचता हूँ कि यदि मैं खुद यहाँ पर पढ़ रहा होता तो मुझे किन किन चीज़ों की जरूरत होती, एक अध्यापक मेरे को क्या क्या बताता, तो उसके हिसाब से ही मैं सोचकर और जो जानकारियाँ हैं वो ऐड करने का प्रयास करता हूँ। अब इसके आगे है प्रारंभिक राज्य, और उसमें दिया गया है 16 महाजनपद। यानी पहले जन थे, जन से फिर जनपद बने, फिर वो और बड़े हो गए, उसमें जो उनका एरिया है वो और बढ़ गया, उनकी जनसंख्या बढ़ गई, तो वो महाजनपद हो गए। अब महाजनपद कितने हैं वो सामान्यतः हम 16 मानते हैं। वो 16 क्यों मानते हैं कि कई जो पुराने जो ग्रंथ हैं बौद्ध धर्म से संबंधित भी, उनमें कुछ में जैसे 12 दिया गया है, कुछ में कुछ दिया गया है, लेकिन अधिकांश में 16 की बात की गई है। लेकिन 16 में भी कईयों में कुछ महाजनपद सेम है, कुछ महाजनपद अलग अलग है, यानी 3-4 महाजनपद चेंज हो जाते हैं। कुछ किसी इलाके को महाजनपद मानते हैं, कोई दूसरा ग्रंथ है वो किसी दूसरे इलाके को महाजनपद मानते हैं। हालांकि 12-13 महाजनपद हैं, वो सभी में सेम रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो प्रमाणिक रूप से हम मानते हैं, ये पुस्तकें मानती हैं, जो लेखक मानते हैं, वो है अंगुत्तर निकाय में जो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है, उसके बारे में मैं जब जानकारी बताऊंगा तो सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में, सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में ये जानकारी दी गई है कि 16 महाजनपद थे, और उसमें जो नाम दिए गए हैं वही हम प्रमाणिक नाम मानते हैं। ये पाली भाषा में लिखे गए हैं, बौद्ध धर्म के संबंधित ग्रंथ है ये। और 16 जनपदों का, महाजनपदों का उल्लेख कई जगह मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन हम मानेंगे अंगुत्तर निकाय वाला। और अपनी ही बुक का हम अगला पेज निकालते हैं जिसमें महाजनपदों के बारे में मैप के माध्यम से जानकारी दी गई है। उन 16 महाजनपदों में देखिए, यदि आप उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कंबोज, गांधार। फिर आपको यहाँ पर देखिए उत्तर भारत की ओर या पूर्वी भारत की ओर जैसे बढ़ते जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे सूरसेन, कुरु, पांचाल, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, काशी, कौशल, मल्ल, वज्जी, मगध, अंग, ये हैं वो 16। एक नीचे अश्मक, ये देखिए 2, 3, 5, 2, 7, 4, 11, 4, 15 और 1, 16 ये दिए गए हैं। ये 16 महाजनपद हैं जो अंगुत्तर निकाय में दिए गए हैं। साथ में यहाँ पर इस मैप के अंदर कुछ जो महाजनपद हैं उनकी राजधानियाँ भी दी गई हैं। यहाँ आपको उत्तर पश्चिम में 2 दिखाई देते हैं, कंबोज और गांधार, और दक्षिण की ओर आपको दिखाई देता है अश्मक, जो लगभग गोदावरी नदी के आप पास में मान सकते हैं। अब वापस आ जाता हूँ मैं पिछले पेज पर, और हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ने की कोशिश करते हैं। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इससे पहले नीचे एक इसमें दिया गया, देखिए जनपद का अर्थ क्या होता है। जनपद का अर्थ एक ऐसा भूखंड जहां कोई जन यानी कि लोग या जनजाति निवास करती हो, अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। जनपद यानी जन का पैर जहां पर पड़ गया। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों भाषाओं में मिलता है। जनपद का उल्लेख, अब जनपदों से ही जो बड़े इलाके बन गए वो महाजनपद हो गए। अब वापस आ जाते हैं, यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो काल है वो एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है भारतीय इतिहास में। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। यानी आरंभिक राज्यों की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता के बाद में हमें यही देखने को मिलती है। प्रारंभिक राज्य, लोहे का प्रयोग बढ़ने लगता है। लोहे का प्रयोग लगभग भारत में 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास शुरू होता है और उसका प्रयोग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व आते आते बढ़ने लगता है। तथा साथ ही यहाँ पर सिक्कों का विकास हो जाता है, यानी कि लेन देन के लिए सिक्कों का प्रयोग होने लगता है। इस काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ, खास तौर से बौद्ध और जैन धर्म। यानी इसी कालखंड के दौरान यही जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और
भगवान महावीर या वर्धमान महावीर उनका नाम है, उनका जन्म होता है। तो उनका काल बहुत महत्वपूर्ण है और उनको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास के लिए भी। बौद्ध और जैन धर्म, जो कि चौथे अध्याय में उनका जिक्र आएगा, कि आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती जैसे नाम प्राय मिलते हैं। यानी ये तो सभी जो महाजनपदों की सूचियां हैं उसके अंदर मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन राजा का शासन होने का मतलब ये नहीं है कि सभी में राजतंत्र था। कुछ में गणतंत्र भी था, जिनको गणराज्य बोलते थे। वहां के शासन चलाने वालों के लिए भी बहुत से इलाकों में राजा शब्द का इस्तेमाल होता था, लेकिन राजा एक नहीं होता था। जो व्यक्तियों का समूह होता था, लोगों का समूह जो शासन संभालता था कुछ महाजनपदों में। कुछ में तो राजतंत्र ही था, डायरेक्ट एक व्यक्ति राजा है और उसके बाद में उसका बेटा राजा बनता था, वो सिस्टम चलता था। लेकिन कुछ महाजनपद थे जो गणराज्य थे, जहां पर लोगों का समूह शासन करता था। अब वो लोगों का समूह बहुत भी हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि वैशाली के एक जातक कथा में, जो बौद्ध धर्म ग्रंथ में जातक कथाएं आती हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, उसमें एक में वैशाली में 7707 राजाओं का उल्लेख है कि 7707 राजा हैं वो इस पर शासन करते थे। या जो महावस्तु नामक एक ग्रंथ है उसमें तो कहा गया है कि वैशाली में 1,68,000 राजा शासन करते थे। तो वो छोटे मोटे सदस्य होते थे या क्या होते थे वो तो जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन इतनी इतनी संख्या तक भी दी गई है। ये गणराज्य में होता था। इसके अलावा जैसे शाक्य, जो कपिल वस्तु के शाक्य हैं, वहां पर वो भी, इसको भी एक गणराज्य माना गया है। तो वहां पर भी कहा जाता है कि 80,000 परिवार हैं वो शासन व्यवस्था संभालते थे। या जैसे ललित विस्तार में तो कम दिया गया है, ललित विस्तार में तो कहा गया है कि जो शाक्य कुल है उसमें 500 व्यक्तियों की परिषद थी, संस्थागार था, वो शासन संभालते थे। तो इस प्रकार से कुछ गणराज्य भी थे जहां पर लोगों का समूह, इनकी संख्या पर डिबेट हो सकती है निश्चित रूप से, लेकिन लोगों का समूह है वो भी शासन संभालता था। कुछ महाजनपद या जनपद इस प्रकार के भी थे। जैसे यहाँ दिया भी गया है कि अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध, जिनका अध्याय 4 में जिक्र आएगा, इन्हीं गणों से संबंधित थे। यानी कुछ गण जो गणराज्य है वहां पर इनका जन्म होता है। वज्जी संघ की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोतों पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। यानी राजाओं की जो परिषद होती थी वो सभी सामूहिक रूप से उस पर नियंत्रण रखते थे। यानी जहां से टैक्स वसूला जा सकता है, जो भी आर्थिक स्रोत हैं जहां से आय होती है राज्य को, उन सब पर। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह नहीं लिखे जा सकते। यानी इतने स्रोत उपलब्ध नहीं है कि इन राज्यों का क्रमवार या डेट के हिसाब से कौन राजा बना, किस प्रकार से उनके चुनाव होते थे, वो सारी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। यानी इस प्रकार के जो गणराज्य हैं वो लगभग 1000 वर्षों तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं, जैसे यहाँ इसके नीचे मिलेगा, और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। यानी इतनी बड़ी सेनाएं रखने के लिए या जो कामकाज करने के लिए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनकी भर्ती के लिए आर्थिक स्रोत जरूरी है। यानी धन का स्रोत होना चाहिए, राजस्व बहुत सारा आना चाहिए, तभी इतने लोगों को वेतन दिया जा सकता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना की, जिसमें हम कई प्रकार की जो स्मृतियां हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति या मनुस्मृति, इस प्रकार की स्मृतियां हैं। ये जो और प्रकार के ग्रंथ हैं जिसमें नियमों की जानकारी है कि राजाओं के शासन करने के नियम, उनके जीवन के नियम क्या होंगे, सामान्य नागरिकों के नियम क्या होंगे, या जो धर्म से संबंधित नियम उसमें जिन ग्रंथों में दिए गए हैं वो धर्मशास्त्र हैं। इनमें शासक सहित अन्य लोगों के लिए भी नियमों का निर्धारण किया गया और यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। उसमें धर्मशास्त्र में उल्लेख है कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 भागों में विभाजित हैं, उनमें जो क्षत्रिय वर्ण के हैं वही शासक होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से, यानी जो खेती करते हैं, व्यापार करते हैं या अन्य प्रकार की जो वस्तुएं बनाते हैं, शिल्पकारी का काम करते हैं, उनसे टैक्स इकट्ठा करना और उनसे भेंट वसूल करना, ये राजा का काम माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? क्या जो वनों में निवास करते थे लोग, आदिवासी कह सकते हैं आप उनको, या जो चरवाहे हैं, उनसे भी टैक्स लिया जाता था? हालांकि स्पष्ट रूप से अधिकांश जो महाजनपद हैं या अधिकांश ऐतिहासिक काल के दौरान हमें प्रमाण नहीं मिलता कि इनसे टैक्स लिया जाता था। हालांकि अपवाद जरूर हैं।
हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। यानी एक उपाय ये मानते थे कि धन की कमी है तो पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करो, वहां से लूटपाट करो, वहां के राजा से काफी सारा धन इकट्ठा कर लो, उससे राज्य की आय कई दिनों तक चल जाएगी। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। यानी एक स्थायी सेना और राज्य का कामकाज संभालने के लिए स्थायी नौकरशाही यानी कर्मचारियों की भर्ती उन्होंने कर ली। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे। यानी या तो वो ऐसे व्यक्तियों को सेना में भर्ती कर लेते थे जिनको सेना का प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ था, यानी खतरे के समय वो किसानों को भी नियुक्त कर लेते थे, या फिर कुछ ऐसे समुदाय होते थे जो सैनिकों का काम करते थे और भाड़े के सैनिक कहलाते थे, और वो एक निश्चित राशि के लिए सेना में कुछ समय के लिए युद्ध करने के लिए आते थे। तो इस प्रकार से भी कई राज्य काम चलाते थे। यहां दिया गया है ओलिगार्की, इंग्लिश का शब्द है, या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में हो। जैसे अभी हमने गणराज्यों के बारे में पढ़ा, लोगों के एक समूह के हाथ में शासन हो तो उसको ओलिगार्की बोलते हैं। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा था 11th क्लास में, वह एक समूह शासन ही है, यद्यपि इसका नाम अलग है। यदि मैं कभी कक्षा 11 की जो विश्व इतिहास के कुछ विषय नाम की बुक आती है उसमें पढ़ाऊंगा, तब आपको रोमन गणराज्य में भी इस प्रकार के कौंसुल यानी जो समूह वाला शासन है ओलिगार्की टाइप का, उसके बारे में जानकारी दूंगा। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, क्योंकि आगे चलकर मगध साम्राज्य है वो लगभग अधिकांश भारत में छा जाता है। 6ठी से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध, जो कि आधुनिक बिहार, शुरुआत में तो आप कह सकते हैं कि पटना, गया, उसके आसपास का जो बिहार का इलाका है वो मगध था, और बाद में तो मगध साम्राज्य है उसमें बहुत सारे महाजनपद सम्मिलित हो गए, विजय प्राप्त कर ली, किसी से संधि कर ली, किसी को हरा दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारा जो इलाका है वो मगध साम्राज्य में आ जाता है मौर्य काल के दौरान, या उससे पहले के भी जो वंश हैं उसकी भी जानकारी अभी मैं आपको दूंगा। सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया मगध। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं, वो कारण अभी हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूं कि मौर्य वंश को पढ़ने से पहले, यानी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में जानकारी से पहले, जिनकी जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे, उससे पहले के जो वंश हैं उसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी बता देता हूं। जैसे यहाँ पर थोड़ी सी खाली जगह है, वहां पर बताने का प्रयास करता हूं। मगध के प्रारंभिक सबसे पहला राजवंश कौन सा होगा उसके बारे में तो बहुत सारे विवाद हैं, लेकिन एक जो नाम आता है वो वृहद्रथ वंश का आता है। यहाँ पर वृहद्रथ मौर्य नहीं समझेंगे आप, जो वृहद्रथ मौर्य है मौर्य वंश का अंतिम शासक, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, वृहद्रथ वंश की बात कर रहा हूँ। इसका भी जिक्र आता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो वंश आते हैं वो 3 वंश हैं मौर्य वंश से पहले के, जिसमें एक है हर्यक वंश, जिसको पितृहंसा वंश भी कहा जाता है। यानी इसके जो शासक हैं इन्होंने अपने पिताओं को मार मार कर गद्दियां प्राप्त की थी, इसलिए पितृहंता वंश भी कहा जाता है। या इसके अलावा दूसरा है शिशुनाग वंश, वो इसके शासक के नाम पर ही है, शिशुनाग जिनका नाम था उसके नाम पर वंश है शिशुनाग वंश। और इसके बाद में है नंद वंश, जिसकी आपने शासक का नाम सुना होगा घनानंद के बारे में, जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये नंद वंश हो गया। अब इसके कालखंड की गणना जरूरी नहीं है वैसे तो यहाँ पर, लेकिन हर्यक वंश है वो लगभग 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक हर्यक वंश है। फिर 412 ईस्वी पूर्व से और 344 ईस्वी पूर्व तक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है शिशुनाग वंश। और नंद वंश है वो 344 से 324 ईस्वी पूर्व तक, 322 ईस्वी पूर्व तक लगभग आप मान सकते हैं, और फिर 322 ईस्वी पूर्व से शुरुआत हो जाती है मौर्य वंश की। तो ये नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर और मौर्य वंश की शुरुआत होती है, जिसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जिक्र भी अपने इस चैप्टर में आएगा। तो ये कुछ वंश थे जिसके बारे में कई बार आपने जानकारी आती है तो आप सोचते हैं कि कौन से होंगे। तो हर्यक वंश जिसमें आपने नाम सुना होगा बिंबिसार का या अजात शत्रु का, तो वो हर्यक वंश से संबंधित थे, पूरी हम बात नहीं करेंगे। या शिशुनाग वंश में शिशुनाग थे, या जो कालाशोक जिसके काल में दूसरी बौद्ध संगीति हुई, या आप उसको कालाशोक का एक दूसरा नाम भी काकवर्ण भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में नंद वंश में जैसे महापद्मनंद जिसने शुरुआत की थी इसकी, और घनानंद जो कि इसका अंतिम शासक था। बाकी अन्य शासकों की हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। अब वापस आ जाते हैं कि मगध शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसके आधुनिक इतिहासकार कई कारण बताते हैं। एक तो यह है कि मगध क्षेत्र में खेती की उपज खासतौर पर अच्छी होती थी। मैंने आपको बताया उपजाऊ इलाका था, लोहे का प्रयोग शुरू हो जाता है, बड़े पैमाने पर खेती होती है और अनाज का अधिशेष हो जाता है, यानी उत्पादन लोगों की जरूरत से ज्यादा भी हो जाता है। दूसरे यह है कि लोहे की खदानें आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी। अब भी झारखंड में लोहे की खदानें हैं, तो ये
मगध के पास था तो वहां से लोहे की प्राप्ति थी, लोहे के औजार हथियार आसानी से बनाए जा सकते थे, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे जो सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इसकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं, उनसे जो जहाजों पानी के वाले जो जहाज हैं, नावें हैं, उनसे आवागमन और व्यापार करना ये भी आसान था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि मगध को इतना शक्तिशाली क्यों बन गया, खेती के कारण, लोहे की खदानें पास होने के कारण, जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे, या लोहे के कारण वो औजार भी कर पाए, बना पाए, हथियार भी बना पाए, खेती भी कर पाए, और जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां हैं उसमें व्यापार के लिए आवागमन के अच्छे साधन वहां पर विकसित हो पाए। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता, मगध इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ, कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर राजा अच्छे हुए, यहाँ पर योग्य राजाओं का जो काल है वो आया, इसके कारण मगध का विकास हुआ। इन लेखकों के अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, या इसको अजातशत्रु लिखते हैं ना, वैसे सही नाम यदि आप लिपियों के हिसाब से देखें तो अजातशत्रु ही है, और महापद्मनंद जैसे प्रसिद्ध राजा अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे और इनके मंत्री इनकी नीतियां लागू करते थे, और इसके कारण जो मगध साम्राज्य है उसका इतना विस्तार हुआ, वो इतना शक्तिशाली हुआ। प्रारंभ में राजगृह या राजगाह, जैसा यहाँ पर लिखा गया है, आधुनिक बिहार की राजगीर का प्राकृत नाम है। ये मगध की राजधानी थी। पहले राजधानी थी राजगृह या राजगीर, बाद में इसकी राजधानी होगी पाटलिपुत्र, यानी अब का नाम लेंगे तो पटना। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर, राजगाह का। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा की रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थित थी। यानी राजगीर के एक किले की दीवार यहाँ पर नीचे दी गई है। जो चित्र इसमें दिखाई नहीं दे रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, PDF में यही प्रॉब्लम होती है। ये चित्र दिया गया है, राजगीर के किले की एक दीवार वाला जो चित्र है वो ये चित्र है। कुछ साफ तौर पर दिखाई भी नहीं दे रहा था, इसमें बुक में भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे पास जो बुक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक आरंभिक साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का उदय। लगभग 322 या 321 ईस्वी पूर्व से आप मौर्य साम्राज्य का उदय मान सकते हैं। कन्फर्म डेट वगैरह के बारे में या इसकी डेट्स के बारे में इतना कन्फ्यूजन क्यों है, और क्यों ये काल सबसे महत्वपूर्ण है, क्या उतना महत्वपूर्ण है जितना कि हमें पुस्तकों में बताया जाता है, इन सभी बातों के बारे में शुरुआत से चर्चा करते हुए काफ़ी विस्तार से अगले चैप्टर के अंदर मैं आपको मौर्य वंश के बारे में बताऊंगा। तो ये था पहले चैप्टर की शुरुआत। और जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि जो चैप्टर का पहला वीडियो होता है उसमें जितना टाइम लगता है उसके अकॉर्डिंग पेज में नहीं पढ़ा पाता, क्योंकि शुरुआत करने में किसी चैप्टर की काफ़ी समय लगता है। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बताते हुए शुरुआत करने में 10 से 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगता है। इसके बाद आने वाले जो वीडियो हैं उसमें मैं ज़्यादा पेज एक वीडियो में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बेसिक समझ, यहाँ पर मेरा जो मोटिव है वो आपको फैक्ट रटाना नहीं है, कोई सन रटवा देना कि 322 है, 321 है, याद कर लो, ये मेरा मोटिव बिल्कुल नहीं है। मेरा जो मोटिव है वो ये है कि इतिहास आपको समझा पाऊँ, आपस में आप सभी कालखंड की जो घटनाएं हैं उनको कनेक्ट कर पाएँ और एक अच्छी समझ अपने माइंड में बना पाएँ। धन्यवाद।